वेलकम टू फिनिक्स स्कूल एंड इंस्टीट्यूट। पहले वाला वीडियो मैं ऐसा सोच रहा हूँ आप सब लोगों ने देखा होगा, फॉरवर्ड भी किया होगा, बहुत सारों ने लाइक भी किया है। तो सबसे पहले उसके लिए सबका दिल से शुक्रिया। अब हम आगे जा रहे हैं। पहले 1, 2, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो में 4 और 5 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आज शाम को ही आपका ऑर्गेनिक का भी आ जाएगा, तो उसका मतलब सबसे पहले हमने एमसीक्यू का पोर्शन कवर कर लिया। कुछ नहीं करना है बेटा, जितना मैंने बोला है उतना ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही एमसीक्यू आएंगे, बराबर है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन पढ़ लेना है। मैंने बोला ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपको एमसीक्यू में यूज़ हो जाएगी, कुछ कुछ थियरी में यूज़ हो जाएगी। जो फॉर्मूला आप प्रिपेयर करते हो उससे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर है। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, नया वीडियो, पहले हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, बराबर। आपका प्यार ऐसे ही बरसाते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और सबको फॉरवर्ड करते रहना है। अगर आप फॉरवर्ड करते रहते हो तो क्या होता है, कोई ऐसे इंसान के पास में भी वीडियो जा सकता है जिसने पूरे साल कुछ भी ना किया हो। दूसरी एक चीज़, जितने भी बच्चों के लिए बहुत अलग अलग चैनल वाले काम कर रहे हैं, सबको मेरी ओर से एक सैल्यूट है कि आप बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, और साथ में आप वो भी सोचना कि जितने भी बच्चे आपके वीडियो देख रहे हैं ना, वो शायद ऐसे भी कुछ बच्चे उसमें से होंगे जो आप जो बोल रहे हो वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो आपको वो सोचना है कि सामने वाले इंसान का कैरियर है। जैसे कि अगर मैंने कुछ बोल दिया कि भाई इसमें से आएगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए कि उतनी ही चीज़ करके जाएंगे। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी बोला था। बट अगर वो नहीं आता है तो आप सामने वाले का कैरियर बिगाड़ रहे हो, बराबर है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप काम करो ना। क्यों आप ऐसा लगा रहे हो कि बीच में से आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा। जिस बच्चे को जो पढ़ना है उसको अच्छा लगता है तो आपको फॉलो करता रहेगा, बराबर है। तो मेरी ये 2 हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि किसी का माइंड वॉश करने का ट्राई मत करो, आप अपना बेस्ट दो। अगर आप बेस्ट देते हो तो बच्चे आपके पास आएंगे आएंगे और आएंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपकी वजह से अगर किसी को एग्ज़ाम में कुछ ना आए, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपकी वजह से किसी के 1, 2, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स कम आते हैं, या तो फिर वो कम मार्क्स की वजह से उसकी अच्छी कॉलेज का एडमिशन रुक जाता है ना, तो उसके जिम्मेदार आप होते हो, बराबर है। तो ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करते हैं बेटा, सीधी बात, नो बकवास। हम आगे जाते हैं चैप्टर 4 और 5 में। कंटिन्यूसली चैनल के साथ में जुड़े रहना, फर्स्ट टू लास्ट तक जितना भी केमिस्ट्री में आता है ना, वो सब आपको फिनिक्स स्कूल और इंस्टीट्यूट की ओर से HP सर करवा देंगे। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में हमारे डायरेक्टर सर के लिए थैंक्स लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने बोला है कि भाई बच्चों के लिए हमें ये काम करना है। तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब, और उनके लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखना नहीं भूलना है। तो हम आगे जाते हैं बेटा, चैप्टर 4। सबसे गंदे वाले एमसीक्यू ये चैप्टर में से आते हैं। अब आप सोचोगे कि सर डी और एफ ब्लॉक, बच्चा पूरा साल पढ़ाई करता है ना, फिर भी ये एक चैप्टर में उसे दिक्कत रहती है जिसका नेम है डी और एफ ब्लॉक। सबसे इजी चैप्टर है। यहाँ मैं जितनी लाइन आपको बोलता हूँ ना, उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट कर लेने हैं, बाद में इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मुझे जहाँ तक पता है आपको एमसीक्यू आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर के पेज से। तो सबको पता है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 4 टाइप से होता है, SPDF। बहुत अच्छी बात है, जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना था उसको एस ब्लॉक निकल गया, P अकेला रखा है, D और F रखा है। तो ये नीट में भी यूज़ होगा, तो यही लाइन आपको फॉलो करनी है बोर्ड एग्जाम नीट गुजकैट के लिए।
तो सबसे पहले हमें डी और एफ में पढ़ना है। तो ये मेरा सबसे पहले वाला एमसीक्यू कि डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं। तो डी सीरीज को हम ट्रांजिशन मेटल सीरीज बोलते हैं, जहाँ डी में इलेक्ट्रॉन फिल होने का स्टार्ट होता है। 3D आता है, 4D आता है, 5D आता है। नसीब वाले हो, अभी तो 6D भी आ गया है, बराबर है। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक, वाई टू सीडिंग, LnHF2Hg, और ये आपका आ गया 6D में AC एंड RF2CN। फिर उसके नीचे आता है एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं। तो 4F में आता है सीरियम टू ल्यूटेशियम, 5F में आता है थोरियम टू लॉरेंशियम। 4F वाले को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, 5F वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। तो फर्स्ट नंबर में पेज में सबसे पहले मुझे ये चीज़ आनी ही चाहिए कि 3D में कौन से एलिमेंट आते हैं, 4D में कौन से आते हैं, 5D में कौन से आते हैं, 6D में कौन से आते हैं। चलो अब उसके आगे हम जाते हैं बेटा। तो उसके आगे वाले पैराग्राफ में सीधा सीधा ये, चलो अब 3D 4D 5D डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये चीज़ मुझे आनी चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, बराबर है। फिर उसी में आगे हम जाते हैं तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। एक को हाफ फिल स्टेबल होने के लिए एस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो क्रोमियम में 4s1 3d 5 हो जाएगा, कॉपर में 4s1 3d 10 हो जाएगा। ये मुझे रीजन में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के रीजन में। फिर उसी में हम आगे जाते हैं। चलो एक एक करके टॉपिक हम क्लियर करते हैं। चलो उसके बाद में ये सब वही है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन। अब आप किसको डी ब्लॉक में ले सकते हो, जिसका डी ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल होगा। डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ही उसको हम ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं। या तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटम में होना चाहिए, या तो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट वाला जो है ना, उसमें Zn नहीं आता है, दूसरे वाले में CD नहीं आता है, तीसरे वाले में Hg नहीं आता है, और चौथे वाले में Cn नहीं आता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होता है ना, तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है। तो जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, उसी को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, बराबर है। तो ये इजी वाला टॉपिक हो गया आपका। एमसीक्यू के लिए मुझे करना है, ये भी मुझे एमसीक्यू में आना चाहिए कि स्कैंडियम में 21 है, जिंक में 30 है। यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीटली फिल 3D ऑर्बिटल स्कैंडियम एटम ग्राउंड स्टेट 3D बॉन्ड। तो वो ट्रांजिशन मेटल में आता है। जिंक में डी में 10 है, तो अभी हमने बोला कि जिसके डी में 10 आता है वो ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता है। क्लियर बेटा। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है मालूम है बेटा, ये वाला भी एमसीक्यू में मुझे करना है, सिल्वर एटम कंप्लीट डी ऑर्बिटल 4b10। हाँ, अब जब पेपर हार्ड निकलेगा तब इसमें से एमसीक्यू आएगा। हार्ड पेपर में आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका आपको आगे दिया है उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। अभी तक बोर्ड वाले ने एक भी बार इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट अगर वो सोचे कि मुझे नया क्वेश्चन पूछना है तो इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। चलो इसी में हम आगे जाते हैं। तो अगर ये ग्राफ आप अच्छे से रीड कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक रेडियस में कौन सा चेंज होता है। तो स्कैंडियम
टिटेनियम टू क्रोमियम तक जाते हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर वापस इंक्रीज हो जाता है, लास्ट वाले का डिक्रीज हो जाता है। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, बराबर है। तो उसको भी एक बार ये ग्राफ अच्छे से देख लेना है। तो मुझे एटॉमिक रेडियस के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है ना, वो सब एमसीक्यू मेरे ग्राफ से क्लियर हो जाएंगे। चलो अब उसी में हम आगे जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे लिया है एटॉमिक साइज। चलो एटॉमिक साइज में भी वही आएगा, लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, एक्टिनॉइड में एंटिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, और डी और एफ ब्लॉक में शिल्डिंग इफेक्ट आता है। चलो अब उसी में हम आगे जाते हैं। एटॉमिक साइज रेगुलर, ये तो सेम है। यहाँ पे सबसे अच्छे वाला लाइन ये जर्कोनियम और हॉफनियम, ये दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बराबर है। अगर हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपने पढ़ी ना हो। तो शायद वो मुझे एमसीक्यू में, थियरी में कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। चलो अब उसी में आगे जाते हैं। तो हायर एंथैल्पी ट्रांजिशन स्टेट, ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज़ हो सकता है, ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज़ हो सकता है। चलो उसी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सेम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए वो, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल एटम। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव। मुझे सिर्फ इसमें इतना लॉजिक याद रखना है कि अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद में अगर हाफ फिल या फुल फिल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है, तो जब उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होगा ना, तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। तो किसी किसी की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, किसी की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया मतलब समझ लो मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड के लिए मुझे सेकंड को रिप्लेस करना है, पहले वो देख लेना है। जैसे कि क्रोमियम मैंने लिखा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गोन कंप्लीट 4s1 3d5, तो क्रोमियम अगर कन्वर्ट होता है +1 में तो हाफ फिल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जब सेकंड रिमूव करने जाओगे तो ये इसका हायर हो जाएगा। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम हायर हो गया। जब मैं मैंगनीज लूँगा तो मैंगनीज में उल्टा हो जाता है, एस में से 2 रिमूव कर दोगे फिर 3d5 हो जाएगा। फिर थर्ड वाला रिमूव करने जाओगे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैंगनीज का सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्रोमियम का ज़्यादा होगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो डिक्रीज होता है। क्रोमियम और कॉपर में ये चीज़ थोड़ा चेंज हो जाता है। क्लियर? चलो तो ये भी इजी हो गया बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी एमसीक्यू के लिए मुझे यूज़ कर देना है। जो मैंने बोला है वो यहाँ पे सब दिया है डिटेल में। चलो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी मुझे एमसीक्यू में यूज़ हो सकता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, तो मैंगनीज का है, क्रोमियम का है, आयरन का है। मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पहले बढ़ता है, फिर स्टेबल हो जाता है, फिर वापस कम हो जाता है। तो ये भी मुझे एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो उससे में हम आगे जाते हैं। तो यही सब चीज़ें जो मैंने आगे पढ़ाई वो लिखी हुई है। लास्ट में ये भी मुझे करना है कि सम कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कार्बोनिल के साथ में अटैच होके कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब ऑर्गेनोमेटालिक फॉर्म करने में यूज़ हो जाता है। चलो सेकंड थर्ड ये भी सेम हो गया। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला ये भी सेम हो गया। ये मैग्नेटिक वाला मुझे करना ही है। इसमें से एमसीक्यू आएगा कि मैग्नेटिक मोमेंटम का मतलब होता है म्यू इक्वल टू √n × n+2, जिसका यूनिट हो जाता है बोर मैग्नेटॉन।
बराबर है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने क्रोमियम 3+ लिखा, चलो 1 ही मिनट में हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। 18 और 3 21, तो डी में बचे 3। डी ऑर्बिटल का सबसेल टाइप होता है 5। 5 में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 3, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया 3। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ आपको मिल जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये मुझे एमसीक्यू के लिए करना ही है। ऐसा एक एमसीक्यू सालों से वो लोग पूछ रहे हैं, बराबर है। ये पूरा टेबल दिया है कि कितने कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका मैग्नेटिक मोमेंटम का कैलकुलेटेड वैल्यू कितना होता है और ऑब्जर्व वैल्यू कितना होता है, बराबर है। चलो इसके आगे हम जाते हैं बेटा। तो ये कलर वाला भी कर देना है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। आफ्टर सम टाइम वो एनर्जी इमिशन कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। तो उसका मतलब वो आयन आपको कलर में दिखता है, बराबर है। यहाँ बहुत सारे कलर आपको दिए हुए हैं, ये सब कलर आपको याद रखने हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं मेथड दे देता हूँ कि भूल जा, क्या भूल जाना है, को कार। यहाँ मैं लिखता हूँ फा वे नहीं, उससे BMC का टॉक ही अच्छा लगता है। इसका हमारा चार्ज आएगा +3 +3 +3 +3, बाकी सबका +2। तो ये हमारा हो गया बेटा ब्लू ग्रीन वायोलेट। है कुछ करने की ज़रूरत? फिर इसी में हम आगे जाते हैं। तो इंसान का मन ऑलवेज ऐसा होता है, पिंक पिंक होता है, बराबर। यहाँ पिंक कलर आ जाएगा। लास्ट 2 और फर्स्ट 2, यहाँ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में लेता हूँ 1 2 3 4। तो इसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये चारों है कलरलेस। कभी कभी इसको 2 मार्क्स के रीजन में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगर किसी को इसको 2 मार्क्स में रीजन के फॉर्म में पूछना हो तो वह ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कलरलेस है, ये सॉल्यूशन ये कलर का है। तो मुझे क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देना है। फिर मुझे देखना है कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वो आयन, या तो वो आयन वाला जो सॉल्यूशन जो हम फॉर्म करते हैं वो हमारा कलर वाला होगा, और अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसका मतलब वो कलरलेस हो जाएगा। इसी टॉपिक है बेटा। चलो इसी में हम आगे जाते हैं। तो ये मुझे एमसीक्यू में करना है। चलो इसके आगे हम जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने के लिए क्यों आपको ट्रांजिशन मेटल का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम ट्रांजिशन को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका साइज स्मॉलर है, आयोनिक चार्ज ज़्यादा है, बराबर, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये ट्रू फॉल्स वाले सेंटेंस में मुझे पूछ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बाय यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बराबर, क्यों हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा। चलो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट 3 लाइन में एमसीक्यू है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जैसे कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज़ हम करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, आयरन का यूज़ करते हैं हैबर प्रोसेस में, बराबर है। और दूसरा एक सबसे अच्छे वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तो उसमें हम यूज़ करते हैं निकल, बराबर है। तो ये भी मुझे एमसीक्यू के लिए यूज़ हो सकता है। चलो अब इसी में हम आगे जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड, तो एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड आपको आने ही चाहिए। यहाँ एक नया एग्जाम्पल भी ऐड कर देना है, टंगस्टन कार्बाइड। फिर उसी में आगे हम जाते हैं। तो कंडक्टिविटी रिटर्न करता है, हार्ड हो जाता है। सम बोराइड कंपाउंड इज हार्डर देन आयरन।
यहाँ पे लिखा हुआ डायमंड से भी हार्ड सम बोराइड कंपाउंड होते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ एलॉय वाला टॉपिक, सबसे अच्छे वाला टॉपिक, ये लास्ट वाले सेंटेंस मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकते हैं। और ये वाला कि मेटालिक रेडियस में लेस देन 15% होना चाहिए। यहाँ पे आगे मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। यहाँ एक नया मैं लिखता हूँ जर्मन सिल्वर। चलो, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जिंक, कॉपर और निकल होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है कि एलॉय फॉर्मेशन में कौन सी मेटल को हम मिक्स करते हैं। चलो, इसके आगे हम जाते हैं बेटा। तो CO+1 एक्वायस सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल। चलो, उसी में हम आगे जाते हैं। तो ऑक्साइड वाला B2O5 ये तो सबको पता ही है। पोटेशियम परमैंगनेट, तो कभी कभी क्या होता है, आपको रिएक्शन देख के बैलेंस करने का भी पूछ सकते हैं। और कौन सा ओर लिया हमने, तो क्रोमाइट ओर लेना है। चलो, एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। फिर आगे जाते हैं तो एमसीक्यू में क्या आता है बेटा, तो ये छोटी सी चीज़ मुझे एमसीक्यू में करनी है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है और उसका शेप कैसा होता है, कौन से बॉन्ड एंगल से वो जुड़ा है। जब पेपर इजी निकलता है तो ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं, पर जब हार्ड पेपर निकलता है तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। चलो, उसी में आगे जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेम वही का वही वापस लिख देना है। चलो, अब उसी में आगे जाते हैं। तो ये KMnO4, चलो सबसे पहले मुझे ये कर देना है उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है। फिर यहाँ पे 2 लाइन मस्त दिया है, मैंगनीज परमैंगनेट क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और डाई मैग्नेटिक होगा परमैंगनेट। फिर उसी में हम आगे जाते हैं तो एसिडिक और बेसिक मीडियम वाला ये भी कर देना है। ये भी एमसीक्यू में यूज होगा कि एसिडिक मीडियम में वो कन्वर्ट किस में हो जाता है। चलो, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ये करोगे उसका मतलब थियरी के साथ में एमसीक्यू में भी आपको यूज हो जाएगा। चलो, इनर ट्रांजिशन मेटल मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए मालूम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन वाला। यहाँ पे एक बढ़िया सा एमसीक्यू जो आगे हमने ऑलरेडी टिक मार्क कर दिया हुआ है। एटॉमिक साइज, ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है, वो तो आपको पता ही है। चलो, इसमें मुझे 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। एक सीरियम का आना चाहिए, दूसरा गैडोलोनियम का आना चाहिए जिसमें क्या होता है, और ल्यूटेशियम का आना चाहिए। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा है जिसके 5D में 1 है। बाकी तो सब जो हम लिखते हैं ऐसा ही लिख देना है। चलो, इसके आगे हम जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे आनी चाहिए किसके साथ में रिएक्शन करके वो क्या फॉर्म करता है, वो बराबर है। फिर ये मिस मेटल वाला भी मुझे एमसीक्यू में आना चाहिए कि मिस मेटल में कौन सी मेटल होती है वो। तो 95% लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं, 5% आयरन होता है। चलो, इसमें मुझे इतने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आने चाहिए, 91, 93, 93, 96, 103 सेम है बेटा। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसके 6D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, बराबर है। ये भी आपको पता है। आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता ही है बेटा। लेंथेनॉइड एलिमेंट का +3 होता है। तो ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है, सेम डी वाले जैसा ही है, बराबर है। चलो, इसमें हम आगे जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एमसीक्यू में देख लेना है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको तो फाड़ के ले जाना है।
इसमें से एक MCQ आपके बोर्ड एग्जाम में, गुजकैट में और नीट में दिखेगा ही। या तो मैं जो MCQ रेडी करता हूँ कभी कभी मुझे 2 मार्क्स की थियरी में भी यूज़ हो जाए, ये मुझे आना चाहिए। बट इसमें भी मैं अच्छे वाले आपको दिखा देता हूँ कि कौन से ऐसे हैं जो मुझे करने ही है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत मस्त दी है। एक ये कर देना है, यूके कॉपर यूके सिल्वर में क्या होता है वो, ये जिगलर नाटा ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, फिर पॉलीथीन हैबर प्रोसेस क्या यूज़ होता है एमोनिया में, फिर ये एक सबसे अच्छे वाला ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन इन इथेनॉल PDCl2, और फोटोग्राफी में यूज़ हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो अगर मैं इतनी चीज़ें अच्छे से कर देता हूँ तो इसमें से जो 4-5 MCQ बोर्ड में पूछने वाले हैं वो आपको 100% आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से कर लो। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूँ मालूम है, क्योंकि हम पूरी बुक उसके अच्छे वाले गंदे वाले सब लाइन कर रहे हैं। वो लोग NCERT को फॉलो करते हैं, NCERT में से पेपर निकालते हैं, 15-20 मिनट होता है, पढ़ो ना भाई। क्योंकि MCQ वाला मार्क ऐसे है जो आपने टिक मार्क कर दिया समझ लो उतने मार्क आपके पक्के ही है। थियरी में कट हो सकता है, आधा मार्क कट हो सकता है, 1 मार्क कट हो सकता है, बट MCQ में वो चीज़ नहीं होती है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। चलो जो आगे मैंने बोला उसके रिलेटेड जितने भी MCQ एक्सरसाइज में दिए है वो सब देख लेने हैं, बराबर है। आगे पढ़ोगे फिर आपके पास जो मटेरियल है उसको देखते जाओ, अपने आप हो जाएगा। चलो वर्नर थियरी में सबसे पहले वर्नर का पूरा नेम, उसने क्या स्टडी किया था वो, फिर उसके आगे हम जाते हैं बेटा। तो अगर गंदे वाला पेपर निकलता है गंदे वाला, तो इसमें से मुझे MCQ आ सकते हैं कि भाई कौन सा फॉर्म करता है वो रिएक्शन करके कितने AgCl देता है। कि अगर मैंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर दिया तो फॉर्मेशन ऑफ AgCl कौन सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा देता है वो, बराबर है। तो यहाँ आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ मेरा फॉर्म होता है CONH3 6Cl3, तो इसमें मुझे 3 नंबर ऑफ Cl मिलते हैं। जब इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ मुझे मिल जाएगा CONH3 5 Cl, यहाँ पे Cl2, तो उसका मतलब वो हुआ ना कि यहाँ पे मेरे 2 Cl रिमूव होते हैं। जब इसकी बात कर रहे हो तो COCl3 दिया है, यहाँ पे भी सेम दिया है। तो जितने एमोनिया अंदर एंटर होते जाएंगे Cl उतना क्या होता जाएगा, आपका जो आयन है वो अलग अलग रिमूव होगा। तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ AgCl भी अलग अलग मिलेगा। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी वो तो आपको पता ही है। प्राइमरी वैलेंसी इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, वो तो पता ही है ना, वर्नर पढ़ा है तो। हाँ चलो अब इसी में आगे हम जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे वाला क्वेश्चन दिए है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है वो, बराबर है। तो इसको भी अच्छे से MCQ में रीड कर देना है कि AgNO3 के साथ में वो कितना मुझे AgCl देता है। चलो ये तो सबसे इजी वाला चैप्टर है, आ ही जाना चाहिए। चलो सेंट्रल एटम पता ही है, लिगेंड भी पता है। हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल EDT है, इसका चार्ज मुझे कर देना है -6। चलो उसके नीचे हम जाते हैं तो एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट का मतलब होता है जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, वो हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड हो जाता है। उसके एग्जाम्पल मुझे MCQ में यूज़ हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंस, इट इज़ नॉट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये शेप तो आपको पता ही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम वो भी पता है। होमोलिटिक हिट्रोलिटिक का एग्जाम्पल मुझे करना है। अगर वन टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच विथ मेटल आयन, सेम लिगेंड अटैच होते हैं तो वो हमारा हो जाएगा होमोलिटिक, और डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अटैच विथ मेटल आयन
तो वो हमारा हो जाता है हेट्रोलिटिक। चलो अब उसी में हम आगे जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर तो आप सीखे हुए ही हो, कभी कभी नॉमेनक्लेचर एक मार्क MCQ में भी आ जाता है। तो MCQ के लिए जितने बुक में दिए हैं वो देख लेने हैं, बराबर है, ये दोनों करना है। कभी मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, कभी नेम दिया उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कभी फॉर्मूला दिया हो उसका नेम पूछ सकते हैं। चलो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले वाला ये, तो जियोमेट्रिकल के लिए ML4 या ML6 टाइप का मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होना चाहिए, ये फिक्स है। दूसरे नंबर में ML4 ML6 के साथ में दूसरा मुझे क्या देखना है, टू डिफरेंट लिगैंड होने चाहिए, टू डिफरेंट लिगैंड। अगर टू डिफरेंट लिगैंड है तो वो सीस और ट्रांस देगा। अगर 2-4 डिफरेंट लिगैंड है तो सीस और ट्रांस देगा। और 3 डिफरेंट लिगैंड है तो फेशियल एंड मेरिडियोनल। ये मुझे करना ही है, बराबर है। एक MCQ ज्योमेट्रिकल या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से हर साल बोर्ड वाले पूछते हैं, बराबर है। चलो इसी में हम आगे जाते हैं बेटा। तो जो मैंने बताया वही सब चीज़ें हैं, 2-2-3-3 2-4 डिफरेंट लिगैंड। चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसके लिए मुझे उतना याद रखना है, ML6 होना चाहिए, 1 साइक्लिक लिगैंड होना चाहिए, 1 साइक्लिक लिगैंड, वो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो डेक्स्ट्रो, राइट हैंड साइड पे होगा तो लियो। चलो फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिंक अलग अलग एटम से बनता है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिगैंड ट्रांसफर हो जाता है। आयोनाइजेशन में आयन डिफरेंट रिमूव इन द सॉल्यूशन। और लास्ट में जो सॉल्वेट वाला दिया है, सॉल्वेट में मुझे वाटर लेना है सॉल्यूशन में, बराबर है। चलो आइसोमेरिज्म कौन सा इसमें से दिखता है या नहीं दिखता है वो, फिर उसी में हम आगे जाते हैं। तो CFT बैलेंस, ये तो आपको पता ही है बेटा कौन सा शेप होता है वो, बराबर है। चलो इसी में हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं 1 ही मिनट में आपको समझा देता हूँ कि अगर वीक लिगैंड है, कौन सा लिगैंड है, वीक लिगैंड। चलो वीक लिगैंड में आपको पता ही है, वीक लिगैंड में अगर ML4 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा, ML6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, चलो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में ML4 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो DsP2 आएगा। और ML6 में आपका आएगा D2sp3। चलो अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाते हैं तो ये सबका देख लेना है, बराबर है कि CONH3 प्लस, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, शेप कैसा आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे मैंने CO3 प्लस वीक लिगैंड अटैच किया है तो sp3d2 हो जाता है, शेप कैसा हो जाता है वो। चलो नीचे सेम मैंने दिया है, यहाँ पे Ni के साथ में Cl को अटैच किया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो हाई स्पिन होता है, नहीं होते हैं तो लो स्पिन होता है। चलो यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग लिगैंड अटैच कर दिया तो DsP2, वो मेरे 4 लाइन्स ऐसा कोई भी MCQ होगा आ जाएगा। चलो ये तो हमें पता ही है बेटा, आगे मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा दिया है। चलो ये बैलेंस बॉन्ड थियरी, ये शेप कैसा आता है वो, ये लिमिटेशन, ना ही कलर के बारे में पता चलता है, ना ही शेप के बारे में पता चलता है, ना ही लिगैंड के स्ट्रॉन्गनेस के बारे में पता चलता है। चलो आप सोचोगे इसमें से कैसे MCQ आते हैं, तो ये MCQ आता है, यहाँ कौन आता है, यहाँ कौन आता है, इसका एनर्जी लेवल हाई होता है, इसका लो होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है,
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मुझे कर ही देना है, क्योंकि इसमें से MCQ एक आएगा। वीक फील्ड होता है तो कहाँ जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो कहाँ जाता है, ये भी मुझे MCQ में कर देना है। चलो टेट्राइडल में ये उल्टा हो जाता है, आपको पता ही है, 4/9 डेल्टा हो। चलो इसके नीचे हम जाते हैं तो ये कलर वाला, कलर में इसके साथ में मुझे ये कर देना है, कौन सा कलर देता है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइन अच्छे से देख लेना है, 5 बार पढ़ लेना है, बात ख़त्म, अपने आप आ जाएगा। चलो इसमें ये कलर, फिर ये कलर, फिर ये कलर, फिर ये कलर, एन के जुड़ने के बाद में कलर में कितना चेंज हो जाता है वो भी मुझे कर देना है, बराबर है। चलो अब लास्ट वाला तो करना ही है बेटा, उसका यूजेस कहाँ जाता है, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। चलो ये केमिकल बॉन्डिंग, इसमें सबका शेप दिया है वो मुझे कर देना है। यहाँ पे दिया है NiCO4 का शेप कैसा होता है, FeCO5 का कैसा होता है, CrCO6 का कैसा होता है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो फाड़ के ही ले जाना है, ये तो करना ही है, मस्ट बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शुड बी कुड बी नहीं, फंस जाओगे, इसमें से MCQ आते हैं, गोल्ड और सिल्वर। चलो यहाँ पे हम अच्छे वाले MCQ लिख लेते हैं। तो बायोकेमिकल में कहाँ यूज़ होता है वो, गोल्ड, सिल्वर, ये सबसे अच्छे वाला विल्किंसन। फिर उसी में हम आगे जाते हैं तो फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, और लास्ट वाले में EDTA और वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो इतने MCQ आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। सबसे पहले क्या करना है मालूम है, जितने मैंने अंडरलाइन करवाए हैं बुक में मस्त अंडरलाइन कर देना है, 2 बार उसको अच्छे से पढ़ लेना है। जब आप ऐसा सोचो कि मुझे सब कॉन्सेप्ट आ गए, कॉन्सेप्ट का यूज़ आ गया, फिर उसके बाद में आप MCQ करने बैठो ना भाई, ऐसे ही आ जाएगा और आप बोलोगे कि साला 50 आउट ऑफ 50 लेके आ जाएंगे हम। पर जितना मैंने बोला है ना उतना करना है, बराबर है। हमें IMP के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि नहीं आएगा आपका लाइफ बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि पेपर निकालने वाला इंसान जिसने IMP दिया है वो नहीं है, या तो वो लिख के दे सकता है कि मैंने जितना आपको बोला है उसी में से आएगा, नहीं आएगा तो आपकी जितनी फीस भरी है, या तो आपको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए था मार्क्स कम आए, मुझे एडमिशन नहीं मिला, बराबर है। कुछ नहीं होता है बेटा, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं भाई। आप होशियार इंसान हो भाई, समझाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉरवर्ड करना नहीं भूलना है, साला उतना फॉरवर्ड करो ना कि मैं जब सुबह में अपना मोबाइल देखूँ ना तो मेरे व्हाट्सएप पे आके वो वीडियो मुझे मिले, वहाँ तक फॉरवर्ड करना है। जब इतना हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप उतना नहीं कर सकते यार। तो क्या करना है बेटा, कंटिन्यूअसली चैनल के साथ में जुड़े रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।